नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो झारखंड बोर्ड परीक्षा के क्लास 12 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका सारा सोल्यूशन आपको पिछले वीडियो में मिल गया है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 हिंदी कोर का हिंदी कोर का मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक एक करके सारे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको इस प्रकार से जिस प्रकार से हम आप लोग को बताए हैं उस प्रकार से आप लोग परीक्षा में लिख देते थे। आप लोग को एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। पूरे पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चनों को डिटेल में लिखे हैं और किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 7 प्रश्न है, लेकिन 6 हमको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें कि हमको 2 अंक निर्धारित है 2 अंक के लिए। तो 2 अंक के लिए है तो 2 नंबर उतना ही आंसर देंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देंगे। जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है उसी प्रकार से देंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हमको नंबर है उसी के हिसाब से क्वेश्चन लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल टिक मार दिए हो जाएगा। 39 से 46 तक आपका लघु उत्तरीय है, जिसमें कि 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय, जिसमें कि 5 अंक निर्धारित है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने पिछले वीडियो में सोल्व करा दिया है। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 31वां क्वेश्चन है आपका, कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर क्या कहा। तो कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर क्या कहा था, यहाँ पर देखिए सारे एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। अपनी भाषा में ज़्यादा जितना हो सके अपनी भाषा में बात निकलना है। गाइड से देखकर छापिएगा, किताबी भाषा में लिखिएगा, आपको एग्जामिनर समझ जाएगा तो नंबर कम देगा। अपनी भाषा में जितना लिखिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर उसके सामान की जांच शुरू की। उसने सफिया के सामान को ध्यानपूर्वक देखा और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सफिया के पास कोई प्रतिबंधित या अवैध वस्तु तो नहीं है। इसके बाद यदि अधिकारी को कोई संदेह होता तो वह उससे और सवाल करता या आगे कार्रवाई करता। कहानी के संदर्भ के आधार पर अधिकारी के व्यवहार ईमानदार और उसके कर्तव्य के अनुसार हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हम लोग को नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा 30 शब्दों में, नहीं तो एक लाइन में भी नंबर लिखिएगा तभी आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन लेकिन सटीक आंसर होना चाहिए, खाली एक नंबर ऐसे कि लिखने से नहीं मिलेगा। सटीक आंसर होना चाहिए। 2 नंबर में आप लोग को बड़ा छोटा नहीं देखना है, आप लोग को सटीक आंसर होना चाहिए। 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कालिदास को लेखक ने क्या कहा है। तो कालिदास को लेखक ने क्या कहा है, यहाँ पर देखिए कालिदास को लेखक ने महाकवि और संस्कृत साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में संबोधित किया है। उन्हें भारत के महानतम कवि और नाटकारों में गिना जाता है। उनकी रचनाएं गहरी विद्वता, भावनात्मक गहराई और प्रकृति के सुंदर वर्णन से भरपूर है। देखिए इतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में पूछता है, इसलिए हम लोग इसको बढ़ा के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग 2 नंबर में पूछेगा तो उतना ही लिखिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, क्या पता कितने नंबर में पूछ दे। देखिए आगे क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने कालिदास को उसकी काव्य प्रतिभा के कारण कवियों का कवि कहा है। उनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम ने उन्हें साहित्य जगत में अमर बना दिया है। कालिदास को भारत में साहित्य और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 33वां क्वेश्चन क्या है, धर्मवीर भारती अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से किन्हीं एक का 2 रचनाओं का नाम यहाँ पर लिखने के लिए बोला है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों का दोनों बता दिए हैं ताकि परीक्षा में दोनों में से कोई पूछे तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको लेखक के नाम, रचनाकार के नाम से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जितना भी चैप्टर होगा आप सभी का लेखक के नाम याद करके रखिएगा, जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल सके। बाकी आपको हम सूत्र शॉर्टकट तरीका से सूत्र के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को ऐसा ट्रिक बता देंगे, जिससे कि आपको सभी चैप्टर के लेखक के नाम आप लोग को याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग धर्मवीर भारती के 2 प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। पहला क्या है, गुनाहों का देवता, जो क्या है उपन्यास है। एक है अंधा युग, जो कि नाटक है।
धर्मवीर भारती का बहुत सारी रचना है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही मांगा था। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 प्रमुख रचनाएं क्या है? राम की शक्ति पूजा जो कि काव्य है, सरोज स्मृति। जो आसान जो रचना है ना वो आप लोग को यहाँ पर हम बताए हैं ताकि आप लोग को आसानी से याद हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन क्या है? बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों को झांक रहे होंगे? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसको एकदम स्पष्ट भाषा में देना है आंसर। बच्चे नीड़ों यानी कि घोंसलों से झांकते समय अक्सर भोजन की आशा करते हैं। वे अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे उन्हें खाना खिलाए। इसके अलावा वे सुरक्षा और ममता की अनुभूति की भी आशा कर सकते हैं। अगर बच्चे उड़ना सीखने की प्रक्रिया में हैं तो वे बाहरी दुनिया को देखने और उसमें शामिल होने की उत्सुकता से भी झांक सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, आप लोग को सारा एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन इसलिए पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। जैसे 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन आएगा हम पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखेंगे। 2 नंबर में पॉइंट बना के नहीं भी लिखिएगा, सटीक आंसर लिखिएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए कवि के अनुसार कविता क्या है? तो कवि के अनुसार कविता भावनाओं, विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो सौंदर्य और रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है बल्कि मन और आत्मा का संवाद है। कविता में मानव जीवन की गहराई, प्रकृति का सौंदर्य और भावनाओं की सच्चाई झलकती है। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग कॉपी में लिख सकें। हम यहाँ पर टाइम थोड़ा दे देते हैं। यहाँ पर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चा कब खिलखिलाकर हंस पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए रचनाओं का हिंदी अनुवाद के अनुसार बच्चा तब खिलखिलाकर हंसता है। यहाँ पर ये आप लोग को जानकारी के लिए लिख दिए हैं, ये नहीं आपको आंसर में लिखना है। यहाँ से लिखना है आपको, बच्चा तब खिलखिलाकर हंस पड़ता है जब उसे बिना किसी भय, चिंता और बनावट के अपनी मासूमियत भरी दुनिया में स्वतंत्रता और खुशियाँ मिलती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। 3 नंबर में पूछेगा तो व्याख्या के साथ, 2 नंबर पूछेगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर आप लोग को 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको व्याख्या भी यहाँ पर कर देना है। बच्चे की हंसी उसकी मासूमियत और निश्चलता का प्रतीक है। वह खिलखिलाकर तब हंसता है जब उसे अपने आसपास की दुनिया से प्यार और अपनापन मिलता है। यह हंसी किसी स्वार्थ या छल कपट से रहित होती है क्योंकि बच्चे का हृदय सरल और निष्कपट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37वां क्वेश्चन क्या है? यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एकदम, तो हम यहाँ पर सटीक जानकारी एकदम पूरा एक लाइन में भी देंगे तभी हमको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है वो हम बता दे रहे हैं। क्या है? यशोधर बाबू ने रजवार हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बस हमको ये पूछा तो हम ये बता दिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको सटीक आंसर होना चाहिए, 2 शब्दों में दीजिएगा तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन रहेगा तो अब। उसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन क्या है? एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपने वाला था? तो एन फ्रैंक और उनका परिवार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एक इमारत के पीछे के गुप्त भाग में छुपा था। यह स्थान उनके पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय की इमारत में स्थित था और इसे सीक्रेट एनेक्स या पिछवाड़े का गुप्त कमरा कहा जाता था। तो आपको एन फ्रैंक की कहानी से लिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानी, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर ही पूछता था। आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यह गुप्त स्थान एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। एनी फ्रैंक और उनका परिवार कुल 8 लोग 1942 से 1944 तक वहाँ छिपा रहे। 2 साल तक समझ लीजिए एक कमरे में छुपा थे। समझ लीजिए कैसी वो लोग सह रहे होंगे। उन्होंने वहाँ नाजियों से बचने की कोशिश की जो यहूदियों को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर देखिए एनी ने अपने छिपने के अनुभव और भावनाओं को अपने मशहूर डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में दर्ज किया था, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध हुई। ये कोई लेखक नहीं है, ये एक लड़की है जो अपने भावनाओं छुपी रही और वहाँ पर छुप रख के अपने आप में लिखती रही, डायरी लिखती रही, और जब ये पब्लिक हुआ तो ये विश्व प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि ये कहानी लोगों को बहुत लोगों को अच्छी लगी। यहाँ पर देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन। अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। क्या है? लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है?
तो देखिए माता अनुसार दास्ता केवल शारीरिक बंधन नहीं है बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्वतंत्रता का हनन भी दास्ता है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए लेखक बताते हैं कि दास्ता का स्वरूप यह सिर्फ पराधीनता या गुलामी नहीं है बल्कि तब भी होती है जब व्यक्ति अपनी सोच और स्वतंत्रता खो देता है। केवल हम दूसरों के अंडर में काम करें उसी को गुलाम दास्ता नहीं करते हैं, हम अपनी सोच और स्वतंत्रता खो भी दे तो भी हम दासिकता का रूप एक माना जाता है। एक होता है मानसिक दास्ता, जब मनुष्य अपनी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और दूसरों के विचारों का अंधानुकरण करता है तो वह मानसिक रूप से दास बन जाता है। जैसे कोई मनुष्य है वो किसी दूसरे की देखा देखी खाली कर रहा है, जो वो कर रहा है अंधा कानून बनकर, मतलब अंधा बनकर सिर्फ उसी का पालन करते जा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर चले जा रहे हैं, तो भी एक प्रकार का दास्ता ही माना जाता है जो कि मानसिक दास्ता होता है। और एक होता है बौद्धिक दास्ता। देखिए जब समाज की सोच किसी खास विचारधारा के अनुसार सीमित हो जाती है और नए विचारों को अपनाने की क्षमता खो देती है तो यह बौद्धिक दास्ता कहलाती है। उसके बाद क्या है, एक होता है आत्मिक दास्ता, जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर भौतिकता या लोभ के पीछे भागता है तो भी एक प्रकार के दास्ता ही है, या आत्मिक दास्ता कहलाएगा। तो आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग 3 ही पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा बता दें ताकि जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग परीक्षा में लिख सके। चाहे 5 नंबर में पूछे थे क्वेश्चन तो आप आराम से आप लोग लिख सके। ऐसे 3 नंबर में पूछेगा तो आप लोग सिर्फ 3 ही पॉइंट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि दास्ता के इस व्यापक दृष्टिकोण में लेखक ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो आप लोगों को पता होगा कर की आवाज़ कहानी में पूरे गांव में महामारी फैल गई थी, जिसमें कि बाल गोविंद भगत जो है वो सभी लोग को ढोल बजाकर सभी को अपना आश्वासन देते थे, शांतिपूर्ण रहने का आश्वासन देते थे। तो यहाँ पर पूरा हम लोग उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर गहरा प्रभाव दिखाया गया है। ये आप लोग को जानकारी के लिए यहाँ पर दे दिए हैं लेखक के नाम और क्या है। तो आप लोग ये नहीं लिखना है क्वेश्चन में, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब आप लोग लिखिएगा। यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। जब बाल गोविंद भगत अपनी ढोलक बजाते थे और भजन गाते थे तो पूरे गांव में एक अलौकिक वातावरण बन जाता था। ढोलक की आवाज़ का असर, क्या क्या असर होता था यहाँ पर देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। आध्यात्मिक एवं शांतिक, गांव वाले इस आवाज़ को सुनकर मानसिक शांति और सुकून महसूस करते थे, क्योंकि उस समय बहुत ही महामारी का समय था। सभी के ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई आदमी बीमार नहीं था, तो सभी को मानसिक और शांति के सुकून की ज़रूरत थी। भक्ति का संचार, उनके भजनों से भक्ति का माहौल बनता था और लोग भगवान की ओर आकर्षित होते थे। उसके बाद क्या है, सामूहिकता का भाव, गांव के लोग ढोलक की आवाज़ सुनकर एकत्रित हो जाते थे और एक साथ भजन कीर्तन में भाग लेते थे। दैनिक जीवन में रुकावट, उनकी ढोलक की आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि लोग अपना काम छोड़कर भी उसे सुनने के लिए खींचे चले आते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत की ढोलक और भजन गांव वालों के जीवन में एकता, भक्ति और आनंद का संचार करते थे। आप लोग ये पढ़िएगा तो बहुत ही बढ़िया कहानी है। इनके दोनों के दोनों बेटा मर जाते हैं और फिर लास्ट में ये भी मर जाते हैं। गांव में एकदम महामारी का हाल रहता है, फिर भी ये ढोलक बजाकर लोगों में शांति और लाने की करते थे कोशिश। यहाँ पर देखो उसके बाद क्या है, 41वां क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो देखिए महादेवी वर्मा की कहानी भक्तिन के आने से महादेवी अधिक देहाती इसलिए हो गई क्योंकि भक्तिन की सहजता, ग्रामीण परिवेश और उसके अनुभवों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। भक्तिन ने अपने स्वाभाविक देहाती अंदाज और सरल जीवन शैली से महादेवी को ग्रामीण जीवन के करीब ला दिया। आप लोगों को पता होगा कि जो आदमी जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। तो ये भक्तिन अब एक प्रकार का देहातीपन थी, एकदम देहाती थी, तो महादेवी के साथ रहती थी तो महादेवी भी उसी प्रकार बनते चली गई। क्या कारण था, यहाँ पर देखिए। भाषा और व्यवहार का प्रभाव, भक्तिन की ग्रामीण भाषा और बोलचाल ने महादेवी के व्यवहार और दृष्टिकोण में देहाती सरलता ला दी। उसके बाद क्या है, पूरा आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखना। हमें यहाँ पर 5-6 पॉइंट दे दिए हैं ताकि आप लोग को 5 नंबर में पूछे तो आप लोग को आसानी पड़े। आप लोग को सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पर देखिए, सहज जीवन का अनुभव,
भक्तिन के साथ समय बिताने से महादेवी ने ग्रामीण परिवेश और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझा और अपनाया। प्राकृतिक जुड़ाव भी हुआ था। कैसे? भक्तिन के संग महादेवी का प्रकृति के प्रति लगाव और अधिक बढ़ गया, जो ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि भक्तिन ग्रामीण जीवन से थी तो ग्रामीण जीवन के सारी कामें करेगी, तो भक्तिन भी उसी के साथ रह रही थी तो उसी को भी प्राकृतिक से जुड़ाव होने लगा। उसके बाद क्या है? सहजता और आत्मीयता। भक्तिन के स्वाभाविक और आत्मीय व्यवहार ने महादेवी को औपचारिकता छोड़कर सरल और सहज जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर देखिए, भक्तिन के साथ बिताया समय ने महादेवी के व्यक्तित्व में सहजता, सादगी और देहातीपन को बढ़ावा दिया। इससे उनकी रचनाओं में भी ग्रामीण जीवन और उसके सौंदर्य का प्रभाव दिखाई पड़ा। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। 5 नंबर में आप लोग को 5 के 5 पूरा नंबर मिल जाएगा और 3 नंबर में आप लोग को सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखना है। 2 भी पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डिफिनेशन थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। उसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है? शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए इसको भी कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान का अवतरण करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि हनुमान जी का आगमन राम और वानर सेना की निराशा और शोकपूर्ण स्थिति में आशा, उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। आप लोगों को पता होगा ये कहानी कहाँ पर का है? जब लक्ष्मण का शक्तिवान लगता है और हनुमान जी वहाँ लेने जाते हैं पर्वत को, संजीवनी बूटी को, वो उसी का समय का माहौल है। तो उस कैसे होता है यहाँ पर देखिए, वही पर यहाँ पर लिख देना है। तो शोकग्रस्त माहौल और करुण रस। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण राम और उनकी सेना शोक में डूबी हुई थी। राम अपने प्रिय भाई की स्थिति को देखकर विलाप करते हैं। इसी करुण रस का वातावरण युद्ध की कठिनाइयों और पराजय की आशंका से और गहरा हो जाता है। तो उसी में बीच हनुमान का आगमन और वीर रस का उदय होता है। कैसे? हनुमान जी का प्रकट होना आशा और वीरता का प्रतीक है। वे आत्मविश्वास और साहस के साथ संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लेते हैं, जिससे सभी में वीर रस का उदय होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, उनका संकल्प तत्परता और शक्ति वीर रस को प्रकट करता है, जिससे शोक के बीच नई ऊर्जा संचार करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखना है आप लोग को? यहाँ पर देखिए, वीरता और कर्तव्य परायणता। हनुमान जी की दृढ़ता और अडिग निष्ठा यह संदेश देती है कि सबसे कठिन समय में भी वीरता और कर्तव्य परायणता से संकट को दूर किया जा सकता है। उनकी उड़ान और संजीवनी बूटी लाने की यात्रा वीर रस के चरम को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद देखिए 43वां क्वेश्चन क्या है? कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव के सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो कैसे है? यहाँ पर देखिए, महादेवी वर्मा की कविता उषा में गांव की सुबह का जीवंत और गतिशील चित्रण किया गया है। इसमें प्रयुक्त उपमान और बिंब यह स्पष्ट कराता है कि यह कविता ग्रामीण परिवेश की सुंदरता और सजीवता को दर्शाती है। गांव की सुबह का गतिशील चित्र बनाने के वाले उपमान किस प्रकार से गतिशील चित्र बनाते हैं? यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे लिखे सेम वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है और अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। ये भी अपनी ही भाषा में है, लेकिन आपको अगर ऐसा याद नहीं है तो अपने से बना कर भी बस पॉइंट को आप लोग को याद करना है और अपने से बना कर लिख देना है, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, कवित्री ने उषा की लालिमा को पथिक के रक्त रंजित पक्ष से उपमित किया है। यह गांव की सुबह के संघर्ष और श्रमशीलता को दर्शाती है। भोर की पहली किरणों को सुनहरी चादर की तरह बताया है, जो पूरे गांव को जगाती और ढकती है। दूसरा क्या है? चिड़िया के कलरव। पक्षियों की चहचहाहट को जीवन के संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है, जो गांव की सुबह की गतिशीलता को दर्शाती है। तीसरा क्या है? गांव के लोगों का चित्रण। ग्रामीण महिलाओं और किसानों के कार्य को उषा के आने से साथ जोड़ा गया है, जैसे हल की मुठ पकड़ने वाले किसान या जल भरने जाते हुए ग्रामीण स्त्रियां। इस प्रकार से आप लोग 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर सभी पॉइंट को लिखिएगा तो 5 नंबर ही मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटा में छिपी क्रूरता कविता है, विचार कीजिए। किस प्रकार से है उसको विचार करने को बोला है। तो कैसे करना है? यहाँ पर देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने आधुनिक समाज की वास्तविकताओं को उजागर किया है, जहाँ करुणा और दया के मुखौटों के पीछे क्रूरता और स्वार्थ छिपा होता है।
यह कविता समाज की संवेदनहीनता और दिखावे की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। कविता का भावार्थ और विश्लेषण, यहाँ पर उसका भावार्थ और विश्लेषण लिखेंगे ताकि स्पष्ट रूप से विचार कर सके। कैसे है यहाँ पर देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, यह पंक्ति समाज की उस संवेदनहीनता को दर्शाती है जहाँ अपाहिज और पीड़ित लोग को पीड़ा को कैमरे में कैद करके केवल प्रदर्शन का साधन बना दिया जाता है। जैसे आप लोग को यह पता होगा, कहानी कविता पढ़े होंगे, एक अपाहिज होता है, उससे आप लोग को तरह तरह के सवाल पूछता है कि आपको अपाहिज बनकर कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिससे को उसको हृदय को ठेस पहुंचती है और संवेदनहीनता का वहाँ पर दर्शाती है। तो उसी प्रकार ये समाज के अश्लीलता को किस प्रकार से समाज करती वो कविता में बताया गया है, उसी को यहाँ पर लिखना है। असल मदद करने के बजाय उनकी स्थिति का इस्तेमाल प्रचार और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। उसका असल में मदद नहीं करता है, केवल वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, केवल अपनी फायदा के लिए अपलोड करता है। उसके बाद देखिए, करुणा का मुखौटा, समाज और मीडिया करुणा का प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन ये केवल सतही होता है। असली करुणा के बजाय दिखावा होते हैं जिसके पीछे स्वार्थ और क्रूरता छिपी होती है। उदाहरण के लिए पीड़ित लोगों की तस्वीरें खींची जाती है लेकिन उनके कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, वास्तविक कदम नहीं उठाए जाते हैं। केवल तस्वीर खींचकर अपलोड करके पैसे कमाते हैं लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। उसके बाद देखिए, क्रूरता का स्वरूप, यह क्रूरता उन लोगों की उपेक्षा और शोषण में प्रकट होती है जो मदद के लिए निर्भर हैं। क्रूरता यह वह आत्म सेंट्रेट प्रवृत्ति है जो पीड़ा को केवल देखने या कैमरे में कैद करने तक सीमित रह जाती है। समाज पर प्रभाव, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको लिख देना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। देखिए पॉइंट लिखिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसे लिख दीजिएगा कहानी की तरह लिखते जाइएगा तो नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। पॉइंट लिखिएगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यह कविता आधुनिक समाज की उपभोक्तावादी मानसिकता और नैतिक गिरावट की आलोचना करती है। यह इस तथ्य को सामने लाती है कि करुणा और दया के बिना केवल दिखावा समाज को क्रूर और संवेदनहीन बनाता है। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। यहाँ पर क्या निष्कर्ष उसे निकलता है, तो कवि के करुणा के मुखौटा में छिपी क्रूरता के माध्यम से हमें आत्मनिरीक्षण करने का संदेश दिया है। यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हम केवल दिखावा न करें बल्कि सच्ची करुणा और संवेदनशीलता से पीड़ित लोगों की मदद करें। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे ये बताना है। तो देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक साधन संपन्न सभ्यता माना जाता है। वहाँ पर सभी साधनें थी लेकिन उसमें भव्यता और दिखावा का आडंबर नहीं था। इस बात को निम्नलिखित पहलुओं से समझा जा सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, वहाँ की अगर आप लोग नगर निर्माण प्रणाली देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बेहद सुव्यवस्थित थी। सड़कों का जाल, जल निकासी प्रणाली और मकानों की योजना उन्नत थी। उस समय के समय में बहुत ही उन्नत थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर साधारण मकान था, दिखावे वाला मकान नहीं था। वहाँ के घर ज़्यादातर 1 या 2 मंजिला थे जिनमें ईंटों का इस्तेमाल होता था। इनमें भव्य महलों का विशाल स्मारकों का अभाव था जो अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र के या पिरामिड या मेसोपोटामिया के जिगुराट में दिखता है। यहाँ पर कोई दिखावे के लिए कोई काम नहीं होता था। यहाँ पर सभी साधन मौजूद थे लेकिन कोई दिखाने के लिए कोई काम नहीं किया था। धनी लेकिन समानता का भाव, वहाँ के लोग धनी थे, उनकी सभ्यता में साधन संपन्न थी, धनी थे, लेकिन वर्ग भेद या राजसी वैभव का प्रदर्शन नहीं था। यह स्पष्ट होता है कि न तो कोई भव्य महल मिले न ही विशाल मंदिर। वहाँ पर भेदभाव नहीं था, सामाजिक समानता था। साधन संपन्न जीवन, वे कृषि, शिल्प, व्यापार और धातु कार्य में उन्नत थे लेकिन धन का दिखावा या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था। सभी में उन्नत थे लेकिन दिखावा नहीं करते थे जैसे आज के लोग करते हैं। आज के लोग तो बहुत ही दिखावा करते हैं। यहाँ पर देखिए सार्वजनिक जीवन में उपयोगिता, सार्वजनिक रचनाएं, सभ्यता में स्नानागार, विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो और गोदाम जैसी सार्वजनिक सुविधाएं थी लेकिन इनका उद्देश्य उपयोगिता था न कि भव्यता। सार्वजनिक चीज़ें थी लेकिन इसका उपयोग खाली उपयोग के लिए, सभी के फायदे के लिए था, दिखावे के लिए कुछ नहीं था। वहाँ पर दैनिक जीवन की प्राथमिकता, उनका ध्यान बुनियादी सुविधाओं पर था जैसे स्वच्छ जल व्यवस्था और कुशल जल निकास। सभी काम वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के लिए था, कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं था। यहाँ पर सारी यहाँ पर लिख देना आप लोग को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो देखिए
दिनकर से जुड़े संदर्भ में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में तब पैदा हुआ जब उन्होंने अपने अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने का साहस किया। यह आत्मविश्वास उनकी आत्मनिरीक्षण और सामाजिक यथार्थ को समझने की क्षमता से उपजा। क्या कारण थे, यहाँ पर देखिए सारे कारण को हम लोग एक एक करके जानेंगे। संवेदनशील और अनुभव। दिनकर की गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक जीवन में घटित घटनाओं को उनके भीतर भावनाओं और विचारों का प्रवाह उत्पन्न किया। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने शब्दों के माध्यम से समाज और जीवन की सच्चाई को व्यक्त कर सकते हैं। प्रेरणा कैसे मिली? कविता और साहित्य के प्रति उनका झुकाव उन्हें प्रेरित करता था। महान कवि और साहित्यकारों की कृतियों ने उनके मन में यह विश्वास जगाया कि वे कुछ रच सकते हैं। आप लोगों को पता हो, अगर आपको कोई भी चीज़ में आत्मविश्वास है तो आप वो काम को कर सकते हैं। अपनी सोच और दृष्टिकोण को समझने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी अनुभूतियाँ और विचार कविता के माध्यम से व्यक्त करने योग्य है। उसके बाद क्या लिखना है? शब्दों की शक्ति का एहसास। उनको एहसास हो गया कि हम शब्दों की शक्ति हमारे पास है। लेखक को यह विश्वास हुआ कि उनके विचार और संवेदनाएं शब्दों के माध्यम से दूसरों के दिलों को छू सकती है और समाज को प्रभाव डाल सकती है। मैंने उनको यह पूरा विश्वास था। तो आप लोग को यहाँ पर हमने 3 नंबर तक 47 क्वेश्चन तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। बाकी आपको यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जल्दी आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।